अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज से रिलेटेड ये हमारी चैनल पर दूसरी वीडियो है और आज हम वेरिएबल्स और इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए वेरिएबल्स से शुरुआत करते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो नाम होते हैं जो हम लोकेशंस को देते हैं, उन लोकेशंस को जहां पर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो मेमोरी में काफ़ी लोकेशंस ऐसी होती हैं जहां पर हमें अपना डेटा स्टोर करना पड़ता है और इस डेटा को हमें इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। हो सकता है हमें इसे डिस्प्ले कराना हो सकता है हमें कोई वैल्यू यूजर से लेनी हो या किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पास करनी हो। इसके लिए जो है हमें वेरिएबल्स काम आते हैं। तो ये मैथमेटिक्स के वेरिएबल्स जिससे हम काफ़ी फेमिलियर हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ वो नाम है जो मेमोरी लोकेशंस को दिए जाते हैं। किन मेमोरी लोकेशंस को? उन मेमोरी लोकेशंस को जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो वो डेटा जो है काफ़ी टाइप्स का हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जनरल डेटा टाइप्स होते हैं, कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। इसी तरह आगे जाके हम देखेंगे कि हम खुद भी अपने खुद से डेटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स, कैरेक्टर्स, या हमारे पास जो है डबल कीवर्ड का इस्तेमाल करके जो वेरिएबल्स हम बनाते हैं, अगर हमें इन वेरिएबल्स को स्टोर करना होगा तो हमें मेमोरी लोकेशंस की जरूरत होगी। और इन मेमोरी लोकेशंस को जब हम नाम देते हैं तो इन नामों को वेरिएबल्स कहते हैं। तो इसे एक डायग्राम के थ्रू इजीली समझा जा सकता है। तो हाँ, तो मान लीजिए कि ये रेड रेक्टेंगल जो है ये हमारी रैम है और हमारा एक स्टेटमेंट है प्रोग्राम में, इंट एज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर जो इंट है वो डेटा टाइप है, यानी वो इस स्टेटमेंट में हमें बताता है कि वो कौन सा डेटा टाइप है जिसे यहाँ पर डिक्लेयर किया जा रहा है और उसमें वैल्यू असाइन की जा रही है। क्या वो इंटीजर टाइप का है, क्या वो फ्लोटिंग पॉइंट है? तो ये डेटा टाइप डिक्लेरेशन है। तो इसी तरह यहाँ पर इस स्टेटमेंट में एज जो है वो एक वेरिएबल है, यानी कि वो नाम है उस मेमोरी लोकेशन का। जैसे कि आप पर्पल रेक्टेंगल देख सकते हैं, मान लीजिए ये एक मेमोरी लोकेशन है। डिपेंडिंग अपॉन हम कौन से सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ये 2 बाइट्स लेगा या 4 बाइट्स लेगा, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन जितनी भी स्पेस लेगा, इस मेमोरी लोकेशन का नाम एज है। तो जब हमने एज में ये वैल्यू असाइन कर दी 20 यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, तो अब हमें इस वेरिएबल के साथ जो कुछ भी करना हो, हमें इसे प्रिंट करना हो, हमें किसी फंक्शन में पास करना हो, हमें इसे इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, वो हम इसी वेरिएबल का नाम जो है उसको इस्तेमाल करके करेंगे और वहां पर हमें एज ये वर्ड यूज करना होगा। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं। किसी भी वेरिएबल का जब हम नाम देते हैं तो उसमें हम अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। लेकिन एक रूल ये भी है कि किसी भी वेरिएबल का नाम जो है वो कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे इंट एज और इसमें 20 असाइन कर देंगे। तो इसे जब हम कंपाइल और हम चाहें तो एज 12 ये नाम भी रख सकते हैं, कोई भी एरर नहीं आएगी। अंडरस्कोर एंड पे लगा सकते हैं, फिर से कोई एरर नहीं आएगी। इनफैक्ट अंडरस्कोर पहले भी लगा सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हम इस वेरिएबल का नाम किसी डिजिट से, फॉर एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एरर आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सी में एक रूल है कि वेरिएबल्स का जो नाम है कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, बीच में आखिर में हम डिजिट्स यूज कर सकते हैं, काफी सिचुएशंस में करने पड़ते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम कभी भी स्टार्ट एक डिजिट से नहीं हो सकता। तो आइए अब आते हैं इंस्ट्रक्शंस पर। तो जब भी हम कोई सी प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स होते हैं। किसी भी प्रोग्राम में इन स्टेटमेंट्स को हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर को कमांड्स देती हैं और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को कलेक्टिवली जब हम लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम बनता है। और जनरली सी प्रोग्रामिंग में 4 तरीकों की इंस्ट्रक्शंस होती है। पहला, डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो आज हम डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। तो डेटा टाइप डिक्लेरेशन के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी ऑलरेडी है। जब भी हम कोई सी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें काफी सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी हमें कंपाइलर को ऑलरेडी बताना पड़ता है कि ये देखो, ये वाले वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर चुके हैं और आगे जाके हम इन्हें इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होता क्या है? यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ इंट स्पीड और उसमें असाइन कर देते हैं 45। तो इसको पहले करेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो 2 तरीके की इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन हमें ये असाइनमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर हम सिर्फ इन 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे
यानी कि पहले हम कंपाइलर को बताएंगे कि कौन सा डेटा टाइप है इंटीजर का, उसके बाद वेरिएबल का नाम रख देंगे और सेमीकोलन से उसे एंड कर देंगे उस इंस्ट्रक्शन को। तो ये कहलाता है डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम कंपाइलर को यहाँ बता रहे हैं कि हमारे पास _age1 और स्पीड नामी दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, और इस डिक्लेरेशन को करने के बाद आगे जाके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन दो वेरिएबल्स को। तो ये होता है हमारा डेटा टाइप डिक्लेरेशन। तो आइए बात करते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो हमें तो ये मालूम ही है कि कीबोर्ड हमारा एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर हमारे पास printf और scanf, printf और scanf कोई कीवर्ड्स नहीं है, बल्कि ये दो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं? किसी भी प्रोग्राम में फंक्शंस एक स्टेटमेंट्स का कलेक्शन होता है जो किसी वेल डिफाइंड कोड ब्लॉक के अंदर होता है और उस प्रोग्राम में कोई छोटा सा काम अंजाम देता है। तो इन्हें फंक्शंस कहते हैं। तो कुछ फंक्शंस हमें खुद से भी बनानी पड़ती हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस जो होती हैं वो प्री डिफाइंड होती हैं, यानी कि कंपाइलर को ऑलरेडी मालूम होता है कि इन फंक्शंस से क्या होता है। क्योंकि कंपाइलर को ऑलरेडी मालूम होता है कि वो फंक्शंस क्या करती हैं, हमें बस वो लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड करनी होती है जिनमें वो डिक्लेयर्ड है, और उसके बाद हमें इन फंक्शंस को सिंपली कॉल करके अपना काम करवाना होता है। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन सिंपली वो इंस्ट्रक्शन है जिससे हम प्रोग्राम को कोई इनपुट देते हैं और उससे कोई आउटपुट हासिल करते हैं। उसके लिए हमारे पास दो मेजर प्री डिफाइंड फंक्शंस है जिनका काफी ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं आगे जाके, printf और scanf। तो printf क्या करता है? ये हमारे आउटपुट डिवाइस पर कुछ भी डिस्प्ले कर सकता है। वो कोई मैसेज भी हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। और scanf क्या करता है? वो कीबोर्ड के थ्रू यूजर से इनपुट ले लेता है। इन प्री डिफाइंड फंक्शंस को एक एग्जाम्पल के जरिए बेहतर समझ पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसी प्रोग्राम में हम printf फंक्शन का इस्तेमाल अगर करें तो एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, printf enter the age, और यहां पर /n आप डाल सकते हैं। तो /n एक एस्केप सीक्वेंस है। ये एस्केप सीक्वेंसेस स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो बैकस्लैश से स्टार्ट होते हैं, और /n से कुछ नहीं होता, बस लाइन स्किप होती है। अगर हम किसी पर्टिकुलर लाइन में हैं तो उसके /n लगाने के बाद हम अगली लाइन में आ जाते हैं। तो ये मैसेज हम प्रिंट कर देंगे और इसके बाद scanf फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। और इसके सिंटैक्स में, इन दोनों फंक्शंस के सिंटैक्स में डबल कोट्स में हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर रखना होता है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? ये हमारे उन डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं जिन्हें हमें प्रिंट करना है या जिनके फॉर्म में हमें इनपुट लेना है। तो हर किसी डेटा टाइप का अपना एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर का है %d, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स का %f, कैरेक्टर्स का %c। तो ये इस तरह हम आगे जाके देखते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम देखते हैं। तो scanf डबल कोट्स के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंटैक्स में, डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और कॉमा के बाद अगर प्रिंट कराना है तो सीधे वेरिएबल का नाम लिख देंगे, अगर वैल्यू लेनी है तो उसका एड्रेस वहां पे मेंशन करेंगे। और एड्रेस कैसे मेंशन करते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि हम इंटीजर टाइप का एक वैल्यू लेने वाले हैं तो %d लगा देंगे और कॉमा के बाद यहाँ पे एम्परसैंड और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देंगे जो कि है _age1 फॉर एग्जाम्पल। तो इसके बाद क्या होगा? कीबोर्ड के थ्रू यूजर से एज का जो वैल्यू है वो ले लिया जाएगा और उसे इस वेरिएबल में असाइन कर दिया जाएगा। तो इसके बाद एक और मैसेज हम प्रिंट कर सकते हैं, printf enter the speed। तो ये बस एक एग्जाम्पल है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ये प्रोग्राम। तो फिर से scanf फंक्शन का यूज कर लेंगे और फिर से हम %d यहाँ पे लगाएंगे और कॉमा के बाद स्पीड का एड्रेस जो कि एम्परसैंड speed सिंपली लिख देंगे। तो अभी तक क्या हो चुका है? दो मैसेज प्रिंट हो चुके हैं कि एज और स्पीड बताओ, और उनके वैल्यूज भी असाइन हो चुके हैं। तो अगर हमें ये वैल्यूज अब डिस्प्ले करने हैं तो हम एक और काम कर सकते हैं, फिर से printf फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे और उसमें हम लिख देंगे the age and speed are %d और यहां पर हम लिख देंगे तो यहां पर रिटर्न 0 लिख देते हैं और इसे कंपाइल करते हैं। तो इसे रन करते हैं।
तो सबसे पहले ये हमें बताएगा कि एज बताओ, तो चलिए यहाँ 15 लिख देते हैं। उसके बाद ये बताएगा स्पीड बताओ, तो चलिए 60 लिख देते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमें बता रहा है कि द एज एंड स्पीड आर 15 और 60। तो यहाँ पर जो है 15 और 60 एक ही लाइन में, मेरा मतलब है साथ साथ आ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं ये साथ साथ ना आए, बस हमें यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बीच में स्पेस छोड़नी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल स्पीड जो है वो अक्सर इंटीजर नहीं होता, डेसिमल्स में होता है, तो यहाँ पर फ्लोट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी जो है वो भी चेंज करना होगा और करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना होगा। तो स्कैनफ के वक्त हमें यहाँ पे %f लगाना होगा और प्रिंट करने के वक्त भी %f लगाना होगा, ताकि कंपाइलर को हम बता पाएं कि हम इस टाइप का जो है वेरिएबल उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगा देंगे करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर और इसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। चलिए एज दे देते हैं। ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर एक सिली मिस्टेक होगी, परसेंटेज की जगह एम्परसैंड लग गया। तो हाँ, इसे नए से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एज यहाँ पे 15 दे देंगे और स्पीड में जो है 67.80 हम लिख देंगे और यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा द एज एंड स्पीड आर 15 और ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास दो इनपुट इंस्ट्रक्शंस हैं, स्कैनफ और ये वाला 8th और 10th लाइन में, और इसी तरह हमारे पास 1 2 3 आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस को हमने हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस स्कैनफ और प्रिंटफ के जरिए जो है लिखा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक मार सकते हैं, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक मार सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।